टेलीग्राम पे राधिका का एक क्वेश्चन था एसजेएस एंटरप्राइजेज लिमिटेड के लिए कि इन्होंने जब से इसमें बाइंग की है उस टाइम से अभी तक ये स्टॉक 12% नीचे आ गया है। तो अभी इसका प्राइस जो है 575.90 चल रहा है, तो 12% ऊपर, मतलब इन्होंने अराउंड 645 पे इसे बाय किया था। तो इसे चार्ट पे हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मार्केट कैप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं है। आरओसी आरओई अच्छा है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग बहुत कम होती हुई दिख रही है, लेकिन ये हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ इन्वेस्टर्स वाले एरिया में। इसमें से गिरवी कुछ भी नहीं रखा हुआ है, डिविडेंड ये कंपनी नहीं देती और डेट फ्री काइंड ऑफ कंपनी ये है। ठीक है, तो हर चीज़ पॉजिटिव दिख रही है एक्सेप्ट प्रोमोटर्स होल्डिंग। तो प्रोमोटर्स होल्डिंग में जब हम लोग जाएंगे, यहाँ पे हम लोग को दिखाई देता है कि अभी इसमें यहाँ पे बहुत जो है स्टेक कम हुआ है, लेकिन वो कम होके गया कहाँ। अगर वो कम होके जाता पब्लिक के पास तो ये एक नेगेटिव पॉइंट होता, लेकिन वो गया है एफआईआई एंड डीआईआई के पास। थोड़ा बहुत पब्लिक के पास भी गया है, लेकिन ज़्यादातर जो स्टेक है वो एफआईआई और डीआईआई के पास गया है। मतलब जो प्रमोटर्स हैं वही मूव करके एफआईआई बने हैं और डीआईआई बने हैं। ठीक है, और ये डेटा देख के इनफैक्ट कुछ जो रिटेलर्स हैं उन्होंने अपने स्टेक्स को कम किया है इसमें, तो वो बाद में खरीद भी लेंगे जब इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें अच्छी दिखने लगेंगी या उनको समझ में आ जाएगा तब। फिलहाल इसका अगर मैक्सिमम टाइम का प्राइस चार्ट देखेंगे तो ये लॉन्ग रन में ऊपर जाता हुआ ही दिखा है। बहुत ज़्यादा स्पीड में ऊपर नहीं गया है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बना के नहीं दिया है, लेकिन ऊपर ही बना हुआ है। पीई रेशियो चेक करेंगे तो पीई रेशियो हमको ईपीएस बढ़ता हुआ तो नहीं दिख रहा, ऊपर नीचे होता हुआ दिख रहा है, और मीडियन के ऊपर ही इसका अभी पीई चल रहा है। मतलब इसे अभी बाय करने के लिए पीई रेशियो जो है सजेस्ट नहीं कर रहा। ये बात आप याद रखना, ठीक है। पीई रेशियो यहाँ पे इसे सजेस्ट नहीं कर रहा। मैं इसलिए याद रखने बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे मंथली लेवल पे ये प्राइस जो है अभी आया हुआ है। जो इसका प्राइस चल रहा है ना 578 का, ये हमारे जनवरी मंथ के एसआईपी लेवल पे अभी हिट कर चुका है। तो इसका मतलब है कि हमें इसे इग्नोर करना चाहिए। पीई रेशियो हमको वही बोल रहा है। अब यहाँ पे एक आर्टिकल आपको दिखेगा, ये पुराना आर्टिकल है, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं, नवंबर का आर्टिकल है। यहाँ पे एक क्वेश्चन उठाया गया था कि एसजेएस एंटरप्राइज मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ प्रॉफिट और नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि डिविडेंड जो है ये कंपनी पास्ट में देती थी, लेकिन अभी ये पे नहीं करती डिविडेंड। तो हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो है अपना पैसा री इन्वेस्ट कर रही होगी अपनी कंपनी के ग्रोथ में। ठीक है, बिजनेस के ग्रोथ में। अभी इसका नेट सेल्स भी आप चेक करोगे तो बहुत पुराने डेटा इसके पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसमें आपको एक ग्रोथ दिखाई दे रही है। सेल्स में क्या दिखाई दे रही है? ग्रोथ दिखाई दे रही है। यहाँ पे अभी पूरा जो क्वार्टर है सारे ऐड नहीं हुए हैं, 2 क्वार्टर्स में ऐड होना बाकी है, तो ये और ऊपर चला जाएगा, लेकिन उसके बावजूद ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं नेट सेल्स की बात करेंगे तो ये थोड़ा सा अफेक्ट होता दिखा है। देखो बढ़ तो रहा है ये पूरा ही, लेकिन ये थोड़ा सा कंपेयर टू सेल्स जो है कम दिखाई दे रहा है। रेशियो जो है वो कम दिखाई दे रही है, लेकिन पिछले जो भी आप डेटा से कंपेयर करोगे तो आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, और ये भी अभी पूरा नहीं है। ठीक है, इसमें भी 2 क्वार्टर्स ऐड होंगे तो ये यहाँ से भी और ऊपर जाता हुआ दिखेगा, तब लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो देखिए अभी फाइनली हम लोग इसके चार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। आपने जो बोला था कि आपने इसमें 645 या 650 के आसपास कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया था, तो वो यहाँ कहीं पे किया था, जो कि लॉजिकल नहीं दिखता मुझे। बहुत ज़्यादा रिस्क लिया आपने यहाँ पे एंटर करके। ठीक है, और वो भी ऐसी कंपनी पे जो इस तरह से भागी हो। जब भी आप किसी कंपनी को, किसी भी शेयर को इतने बड़े बड़े कैंडल्स के साथ भागता हुआ देखो ना, तो वो टाइम थोड़ा सा संभलने वाला होता है। ये भागने के बाद यहाँ पे एंटर करके फ़ायदा नहीं है ना। अगर यही तेज़ी इस तरह से आई होती कि मतलब ये ग्रीन कैंडल, ग्रीन 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 ग्रीन, ऐसा बीच बीच में कहीं रेड हुआ, फिर थोड़ा ग्रीन ग्रीन ग्रीन, तो ये एक बोल सकते हैं ऑर्गेनिक तेज़ी है। लेकिन ये जो तेज़ी होती है ना इस तरह की बहुत ही धमाकेदार 2-3 महीने में बिल्कुल तबाही मचाने वाली तेज़ी जो होती है, उसमें लोग सेलिंग भी वैसे ही करते हैं, बिल्कुल पैनिक होकर सेल करते हैं, क्योंकि उनको इतनी बड़ी तेज़ी का फ़ायदा उठाना रहता है। तो वो क्या करेंगे? अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। प्रॉफिट बुक करेंगे तो ऑब्वियसली रेड कैंडल्स बनते हुए दिखेंगे। तो कोई बात नहीं, आपने अगर लिया है तो कोई बात नहीं, खराब कंपनी नहीं ली है, वो हमने फंडामेंटल्स में चेक कर लिया। ठीक है, और छोटी कंपनी है, ग्रो करने के चांसेस हैं, तो लॉन्ग रन अगर आप होल्ड कर सकते हो तो आप होल्ड करके चल सकते हो। अब आप चाहोगे कि इसमें सही जगह पे एवरेजिंग हो जाए। देखो मैंने आपको ये बोला कि पीई रेशियो जो है वो हमको बोल रहा है कि इसमें अभी एंटर नहीं करना है, वेट करना है। आप देखो किसकी बात माननी चाहिए, किसकी नहीं मानना चाहिए। मैं दोनों जब बैलेंस होते हैं तभी मानता हूँ, और मैं फंडामेंटल देख के उतना ज़्यादा फ़ैन नहीं हुआ इसका कि मैं इसमें अभी के अभी एंटर हो जाऊं। लेकिन ये बात भी मैं झुटलाऊंगा नहीं कि यहाँ से जो है थोड़ी तेज़ी दिखाई दे सकती है। ओके, देगी ऐसा नहीं बोल रहा, दे सकती है।
क्यों नहीं देगी वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं। अभी देखिए ये जो हम लोग चार्ट देख रहे हैं ये मंथली कैंडल का चार्ट है, ठीक है। अभी इसको हम लोग डेली कैंडल के चार्ट में जाके एक बार चेक करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे आपको दिखेगा ये अच्छा खासा रेड कैंडल। यहाँ पे कोई भी नीचे में जो है बहुत बड़ी विक नहीं बनी है, मतलब यहाँ पे कोई बाइंग प्रेशर नहीं दिखाई दे रहा। जैसे कि ये है ना, ये देखिए नीचे में बड़ी विक है, तो इससे ये दिखता है कि यहाँ पे बाइंग मतलब बायर्स बैठे हुए थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। और दूसरी चीज़, वापस अगर हम लोग इसे मंथली कैंडल पे जाके चेक करते हैं तो आप ये बॉलिंजर जो बैंड है नीचे, लोअर बॉलिंजर बैंड यहाँ पर है, तो बहुत ज़्यादा गैप अभी अवेलेबल है। मैं ये नहीं बोल रहा ये इतना नीचे गिरेगा, लेकिन एटलीस्ट इस मूविंग एवरेज तक तो आ सकता है। तो ये थोड़ा कंफर्टेबल जोन लगेगा किसी भी नए इन्वेस्टर को एंटर करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये आ जाता है और हमारे फरवरी मार्च या किसी भी आने वाले महीने में अगर ये हमारे मंथली एसआईपी लेवल को दोबारा हिट करता है, तो ये मेरे हिसाब से, मेरे लिए अगर मुझे इन्वेस्ट करना है तो मेरे लिए ज़्यादा कंफर्टेबल जोन रहेगा, ठीक है। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी कि ये अभी जिस पोजीशन पे है आज के दिन इसने जो गिरावट दिखाई है उसकी वजह से ये प्राइस जो था ये हमारा जनवरी मंथ का एसआईपी लेवल था हिट, मतलब इसने कर दिया है। जो भी लेवल पे अगर किसी को जनवरी में ही एंटर करना था तो वो लेवल ये है। बाकी अगर कोई इसे एवरेज नहीं करना चाहता, सिर्फ होल्ड करना चाहता है, या फिर यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे भी आप एंटर करते हो और उसके बाद अगर ये पलटता है तो ऊपर में मेरे हिसाब से 950 के जो लेवल्स हैं वो थोड़े प्रॉफिट बुकिंग के लेवल होंगे। वो बहुत ऊपर है, यहाँ से ब्रेकआउट के बाद के लेवल्स हैं वो, तो 950 के भी ऊपर के आपको लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल इस साल के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 950 मेरा प्रॉफिट बुकिंग लेवल का टारगेट होगा, ठीक है। तो एंट्री के लिए मैंने दो पॉसिबल आपको वेज बता दिए, ये और ये दोनों लेवल्स बता दिए। तो आप चाहो तो यहाँ पे थोड़ा पैसा और यहाँ पे ज़्यादा पैसा लगा सकते हो, और जो भी है आपकी मर्ज़ी है। मैंने सिर्फ लेवल्स बता दिए जो मैं कंसिडर कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे एंटर नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इसे ट्रैक करूँगा। लेकिन यहाँ इधर कहीं पे मैं पक्का इसे अगर फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई कभी भी अगर ये हमारे मंथली एसआईपी लेवल पे दोबारा आता है नीचे की तरफ तो मैं इसमें एंटर करूँगा। हाँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ इसलिए आप यहाँ का वेट करो, मैं वैसा नहीं बोल रहा, ठीक है। क्योंकि देखो किसी को भी श्योर नहीं होता है, ठीक है। मार्केट में कोई भी आके कभी भी किसी को पलट सकता है। तो ये अगर यहाँ से पलट जाता है तो भी मुझे कोई हैरानी नहीं होगी, क्योंकि मेरे जो एसआईपी लेवल्स होते हैं कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर जाते हैं। तो यहाँ से पलट भी सकता है, और अगर इसे गिरना है तो थोड़ा बहुत पलट के फिर वापस नीचे आ सकता है। तो डिसीजन आपको लेना है, आप अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से ले सकते हो। अगला स्टॉक है जुपिटर वैगन्स लिमिटेड। मार्केट कैप देख सकते हैं, बहुत बड़ा मार्केट कैप है। पीई भी देख सकते हैं, बहुत बड़ा पीई है, अपने इंडस्ट्री पीई से डबल हो रखा है ये, ठीक है। तो इसमें थोड़ा बहुत प्रेशर अगर देखने को मिल भी जाए तो कोई हैरानी नहीं होगी। आरओसी आरओई देखेंगे तो एवरेज से बहुत अच्छे हैं। प्रोमोटर्स की होल्डिंग गजब की है, डिविडेंड भी ये कंपनी दे रही है, तो इसमें कुछ भी नेगेटिव दिखाई नहीं देता। सबसे ज़बरदस्त चीज़ आपको देखनी है, ग्रोथ किसे बोलते हैं, ग्रोथ इसे बोलते हैं। देखिए 5 साल पहले 100 करोड़ का भी नहीं था ये मार्केट कैप, और अभी 14,000 करोड़ का मार्केट कैप। गाइस खतरनाक तेजी जो बोलते हैं ना वो इसे बोलते हैं मल्टी बैगर, ये चीज़ होती है मल्टी बैगर, ठीक है। कोई स्टॉक भाग गया उसके बाद आप उसमें स्कोप ढूंढ रहे हो तो वो मल्टी बैगर आपको रेयरली 10 में से एक भी नहीं, मेरे ख्याल से 50 में एक चांस रहेगा कि आपको भागा हुआ स्टॉक और भागेगा उस स्पीड में, आई मीन, ठीक है। तो जो तेज़ी होती है असली मल्टी बैगर, जो रिस्क लेने वाले जो लोग होते हैं ना उनको ये मज़े आते हैं, समझ रहे हो गाइस। थोड़ा ऑफ द टॉपिक जाके एक चीज़ बताता हूँ सिंपल सी। जो रिस्क लेने वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जो ऐसे छोटे मार्केट कैप वाले स्टॉक्स होते हैं ना उसमें फंडामेंटल्स वगैरह कंपेयर करके अच्छे वाले, ठीक है, जो 100-50 जो भी वो लोग स्टॉक्स देखते हैं छोटे वाले माइक्रो कैप पेनी स्टॉक, उसमें से ऐसे चुन के 5 से 10 स्टॉक निकालते हैं। मान लो ऐसे 10 स्टॉक निकाले, उन 10 स्टॉक्स में से, तो ट्रिक ये होती है कि इन 10 स्टॉक्स में से एक या दो भी स्टॉक अगर इस तरह से रिटर्न दे देना, खतरनाक वाले रिटर्न्स, तो बाकी के स्टॉक्स के लॉस देने के, अब देखो लॉस देने का क्या होता है। अभी आपने किसी स्टॉक को 100 रुपये पे लिया, ठीक है, छोटे स्टॉक को, वो स्टॉक 80 रुपये हुआ, 50 रुपये हुआ, 40 रुपये हुआ, तो आप उसे क्या करते हो, निकाल देते हो। कॉमन सेंस है ना। कोई स्टॉक अगर 60-70-80% गिर जाता है तो बहुत सारे 99% लोग जो है सेल कर देते हैं, 1% होल्ड कर पाते हैं, तो बाद में उनका जो भी फायदा हुआ वो अलग टॉपिक है। लेकिन अगर एक या दो भी स्टॉक, दो छोड़ो एक भी स्टॉक अगर इस तरह का रिटर्न दे देता है ना, तो सबसे पहले वो आपके लॉस को कवर करेगा, ठीक है, जो बाकी के स्टॉक्स ने आपको लॉस दिया है उसको कवर करेगा, और उसके अलावा भी आपको कई 100 गुना प्रॉफिट बना के दे देगा।
तो जो एक्सपीरियंस्ड रिस्क टेकर वाले जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो इस तरह की स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। अभी इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर चेक करेंगे ईयरली चेंज को, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्टेक कम होता हुआ दिख रहा है, लेकिन लॉन्ग रन में आप देखेंगे तो ये बढ़ ही रहा है। तो कोई ऐसा टेंशन वाली बात मुझे दिखाई नहीं दे रही। तो यहाँ से भी जो कम हुआ है ना प्रमोटर्स में, वो गया है यहाँ पे FII के पास और DII के पास, थोड़ा सा पब्लिक के पास भी। तो कोई नेगेटिव बात नहीं है, ठीक है ठीक है, न्यूट्रल लग रहा है ये। अब जो न्यूज़ इसमें चल रही है वो ये कि जुपिटर वैगन्स 3% ऊपर गया, 2% ऊपर गया, जो भी गया, ठीक है। ये किसके ऊपर गया? विंस ₹100 करोड़ ऑर्डर, एक ऑर्डर इनको मिला है लीडिंग ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर से। इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ 4 रेक्स ऑफ डबल डेकर ऑटोमोबाइल कैरियर वैगन्स। तो इसके वजह से जो है इसमें तेजी दिखाई दे रही है अभी के टाइम पे। तो क्या इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात है या कोई बहुत एक्साइटमेंट वाली बात है कि इसमें अभी एंटर किया जाए? मुझे नहीं लगता। जिसके पास ये स्टॉक पहले से है उनके लिए ये और फ़ायदे वाली बात है, लेकिन ये स्विंग ट्रेडिंग वाली अपॉर्चुनिटी है या नहीं, उसके लिए मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ। बिना शर्म से बोल रहा हूँ, मैं श्योर नहीं हूँ। यहाँ से ऊपर जा सकता है, कहाँ तक जा सकता है वो मैं चार्ट में बता दूंगा, लेकिन यहाँ से नीचे नहीं जा सकता, इसके लिए मैं कोई गारंटी नहीं लूँगा। क्योंकि मार्केट में किसी स्टॉक के बारे में बहुत ज़्यादा जब बात होती है ना, तो कुछ टाइम के बाद बिना किसी रीज़न के ही गिरता है। वो किस लिए गिरता है, कुछ भी रीज़न दे देंगे लोग, ये बढ़ गया, वो बढ़ गया, कुछ भी रीज़न देंगे, तो आप उस टाइम में फिर कुछ डिसाइड कर नहीं पाओगे ना, फंसे रह जाओगे बस। तो यहाँ पे देखो सेल्स इसका क्या है, कंसिस्टेंसी में बढ़ रहा है हमेशा से, तो ये पहले से ही अच्छा है। ये 100 करोड़ के ऑर्डर के बाद नहीं अच्छा हुआ है। प्रॉफिट्स देखो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, डबल 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 होते ही गई है ना। यहाँ ट्रिपल हो गया, यहाँ डबल हो गया, तो इस तरह से ये पहले से ही भाग रहा है। अभी इसमें कोई नया, इसमें खतरनाक तेजी नहीं हुई है। इसीलिए जो है इसका, अगर आप मैक्सिमम टाइम का प्राइस चार्ट देखोगे, पहले तो इसमें जो भी था, लेकिन अभी यहाँ से जो इसमें तेजी आई है वो देखो क्या खतरनाक तेजी है भाई। 5 साल पहले की जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, 5 साल पहले का तो कुछ है ही नहीं। अब 3 साल पहले वाला भी देखोगे तो आपको यहाँ से बहुत ज़बरदस्त तेजी दिखाई दी है। तो मल्टी बैगर ये स्टॉक है, मल्टी बैगर की जो डेफिनेशन है वो ये स्टॉक अच्छे से दिखा रहा है। अब देखो, अब वो बात करेंगे जो हमने डिसाइड किया अभी अर्लियर, ठीक है। अब ये यहाँ से कहाँ तक जा सकता है, अगर आप इसे होल्ड कर रहे हो या फिर आप इसमें स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी देख रहे हो, अगर एंटर करोगे स्विंग ट्रेडिंग सोच के, वो आपका रिस्क है भाई, ठीक है। तो इसमें मुझे लगता है अगर ये और ऊपर जाता है तो 600 तक की अपॉर्चुनिटी इसमें है, मतलब यहाँ से लगभग डबल होने की अपॉर्चुनिटी इसमें है। ओके, 590 600 तक ये इस साल ही मुझे लगता है जाना चाहिए। और अगर किसी को इसमें एंटर करना है, मेरे जैसा आदमी अगर इसमें एंटर करेगा, मैं इसमें 270 के नीचे में ही कंफर्टेबल रहूँगा। इसके ऊपर में मैं इसमें एंटर करने से कतराऊँगा। स्क्रीनर पे भी अगर आप आके इसका PE रेशियो चेक करोगे ऑल टाइम का, तो आपको दिखेगा मीडियन यहाँ चल रहा है, PE यहाँ चल रहा है, ये बढ़ रहा है वो अच्छी बात है, लेकिन PE बहुत ज़्यादा ऊपर है। और हमने यहाँ पे भी देख लिया कि इसका PE जो है अपने इंडस्ट्री P से क्या है, डबल पे चल रहा है। तो थोड़ा रिस्की अभी ये दिखाई दे रहा है। कितना भी मतलब स्टॉक अच्छा दिखे ना, जब बहुत ज़्यादा अच्छा दिखे स्टॉक, तो उस टाइम में ज़्यादा डेंजरस होता है, याद रखना हमेशा, ठीक है। चलिए अगले स्टॉक पे चलते हैं। अगला स्टॉक है अद्वैत इंफ्राटेक लिमिटेड। बहुत ही छोटी माइक्रो कैप कंपनी है, आप देख सकते हैं 1000 करोड़ भी नहीं है, लेकिन प्रोमोटर्स की होल्डिंग बहुत अच्छी है। ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही अच्छा, ये एक अपॉर्चुनिटी वाला स्टॉक है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो है आप देख सकते हैं मीडियन यहाँ है, PE यहाँ है, EPS ऊपर जाता हुआ है। सिर्फ PE को हम लोग कंसिडर करें तो ये हमको अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा है इन्वेस्ट करने का। लेकिन अगर आप इसे होल्ड कर रहे हो और जानना चाहते हो कि इसे कहाँ तक हम लोग होल्ड कर सकते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है। और इसमें जो प्रेशर है वो अराउंड 970 से लेके 1000 के आसपास में मुझे दिखाई देना चाहिए, ठीक है। 970 1000 तक अगर ये चला जाता है तो वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग मुझे लगता है यहाँ पे आएगी। और मेरे पास ये स्टॉक है नहीं, तो मैं इसमें एंट्री के लेवल्स जो है वो काफ़ी नीचे के देख रहा हूँ अभी। आप बोलना चाहिए या नहीं पता नहीं, लेकिन 841 अभी इसका प्राइस चल रहा है, और मुझे ये स्टॉक 500 के नीचे चाहिए, ठीक है, तभी मैं इसमें एंटर करूंगा, अदरवाइज मैं इसे मिस करूंगा हैप्पीली। ओके, मेरी स्ट्रैटेजी जो थी वो मैंने आपको बता दी, बाकी आपकी मर्जी। नेक्स्ट है MK एक्जिम इंडिया। आज के दिन देख सकते हैं बहुत ही खतरनाक इसमें तेजी आई है। अभी यहाँ से हम लोग काफ़ी सारे स्टॉक्स डिस्कस करने वाले हैं, तो हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में फंडामेंटल और टेक्निकल नहीं करेंगे। अगर कुछ न्यूज़ मेरे से मिस हो जाती है, कुछ इवेंट मिस हो जाते हैं, किसी स्टॉक की नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ मिस हो जाती है और आपको पता है, तो प्लीज़ कमेंट में लिखना ताकि हम लोग उसको करेक्ट कर सकें। अभी हम लोग सिर्फ
सिर्फ क्या करेंगे, हम लोग सिर्फ लेवल्स डिस्कस करेंगे प्रॉफिट बुकिंग के और एंट्री के, ठीक है। तो अभी एम के एग्जिम में हमको पीई रेशियो क्या दिखा रहा है वो देख लेते हैं। तो पीई रेशियो में ये मीडियन के आसपास ही चल रहा है, ईपीएस ऊपर जा रहा है, तो अच्छा स्टॉक दिखाई दे रहा है अच्छे लेवल्स पे। ओके, तो प्राइस हमको जो दिख रहा है वो लॉन्ग रन में ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, अपने ऑल टाइम हाई के पास में ये स्टॉक अभी है। तो यहाँ से गिर भी सकता है और अगर ब्रेकआउट आया तो बहुत बड़ी तेज़ी भी दिखा सकता है। तो देखिए, अगर इसमें प्रॉफिट बुकिंग दिखनी है तो मुझे लगता है 170 के आसपास में प्रॉफिट बुकिंग दिख भी सकती है, और अगर कहीं इसको लोगों ने ब्रेकआउट मान लिया तो 170 पे इसे रुकने नहीं देंगे, ठीक है। ये तो हो गया एक ऑप्शन। अब दूसरा ये कि अब मेरे पास ये स्टॉक है नहीं तो मैं इसमें एंटर कहाँ पे करूँगा। देखिए, मैं इसमें एंटर 110 के नीचे ही दोबारा डिस्कस करना चाहूँगा। 110 के ऊपर में मुझे ये सही नहीं लगता, इस लेवल के नीचे में ही मैं इसमें एंटर करना चाहूँगा, इसके ऊपर में मुझे ये अनसेफ लगता है। नेक्स्ट है फीएम इंडस्ट्रीज, इसमें भी आज बहुत अच्छी तेज़ी 7.5% के आसपास की थी। ये मतलब कंसिस्टेंसी में भागता हुआ तो नहीं दिखा है, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे तेज़ी यहाँ तक थी, उसके बाद 2017-18 के आसपास में ये बहुत बड़ा फॉल, फिर उसके बाद अब ये तेज़ी इसमें कंटिन्यू चल रही है, ठीक है। तो अगर किसी को इस तरह के स्टॉक में एंटर करना है, मेरा थोड़ा फेवरेट इस तरह का स्टॉक नहीं रहता है, लेकिन फिर भी अगर मुझे एंटर करना है तो मैं इसमें अराउंड यहाँ से तो बहुत नीचे, मतलब 1600-1700 बोल सकते हो, इन लेवल्स पे एंटर करना पसंद करूँगा, इनके नीचे एक्चुअली। और अगर किसी को प्रॉफिट बुक करना है इसमें तो मुझे लगता है 2700 या 2650 का लेवल जो है थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए ख़राब नहीं है। अगली कंपनी है सोला वाइनयार्ड्स लिमिटेड। इसको हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया है, लेकिन ये मौका देता नहीं है और अभी भी लग रहा है हमारे मौके से और बाहर और दूर जा चुका है, ठीक है। 20% के आसपास ये तेज़ी थी इसमें। आज प्राइस चार्ट देखेंगे ऑल टाइम का तो ये हमेशा से ऊपर ही जाता हुआ दिखा है, तो मौके शायद इसमें ना ही मिले। अभी पहली बार इसने ऐसा 19% का तेज़ी दिखाया है, 19-20% का एक ही बार में, तो हो सकता है शायद प्रॉफिट बुकिंग इसमें दिखाई दे। ईपीएस इसका ऊपर जाता हुआ है, ठीक है, ईपीएस में कोई कमी नहीं है, ईपीएस ऊपर जाता हुआ है, मीडियन यहाँ है, पीई इसका ऑब्वियसली थोड़ा ऊपर चला गया है आज की तेज़ी के बाद भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें अगर हम लोग प्राइस चार्ट देखें तो एंट्री लेवल मेरे हिसाब से अभी तो मिस हो गया एक तरह से, लेकिन फिर भी अभी भी मेरा एंट्री लेवल जो है यहाँ पे होगा, कहाँ पे, 450 के आसपास। अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो राम राम भाई, है ना। और प्रॉफिट बुकिंग के लिए मुझे लगता है ये जिस लेवल पे है ये प्रॉफिट बुकिंग का ही लेवल है, अराउंड 670 के आसपास। तेज़ी का जो भी रीज़न हो मैंने चेक नहीं किया है, लेकिन अगर बहुत सॉलिड रीज़न है, कुछ बहुत ही खतरनाक बड़ा ऑर्डर आ गया है तो ये यहाँ से और भी ऊपर जा सकता है, तब यहाँ प्रॉफिट बुक करने का कोई मतलब नहीं है। अदरवाइज़ 670 पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, 670 हो 700 हो जो भी उसके आसपास, ठीक है। लेकिन मेरा एंट्री का लेवल 450 का ही रहेगा, नहीं तो मैं मिस कर दूंगा, कोई बात नहीं। सेम गोज फॉर रामा विजन लिमिटेड। लगता है अपर सर्किट मारा है इसने भी, 5% के आसपास की तेज़ी। 100 करोड़ की भी कंपनी ये नहीं है, लेकिन फंडामेंटल्स को देखा जाए तो एवरेज के आसपास है, ठीक ठाक फंडामेंटल्स दिखाई देते हैं। चार्ट को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें एक तेज़ी कंटिन्यूसली चल रही है, तो ये कहाँ से गिरेगा कहाँ से नहीं गिरेगा कुछ अता पता नहीं, ये कब तक भागता रहेगा, कितने साल तक भागता रहेगा, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हाँ, एक एजम्पशन मैं कर सकता हूँ ऑब्वियसली। तो मेरे एजम्पशन के हिसाब से यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग का लेवल है, 80-85 के आसपास में एक प्रॉफिट बुकिंग का लेवल है, तो वहाँ से थोड़ा बहुत ऑब्वियसली गिरता हुआ दिखेगा, जो पैटर्न यहाँ दिखता है हमेशा ही थोड़ा बहुत तेज़ी दिखाने के बाद। तो ये कितना गिरेगा वो नहीं पता, लेकिन अगर इसमें किसी को एंट्री करनी है तो अराउंड 50 रुपये के आसपास, 50-55 के नीचे जब ये जाता है तो इसे दोबारा डिस्कस किया जा सकता है, ठीक है। तो आप मुझे रिमाइंड कर सकते हो जब भी आपको ये 55-60 के आसपास दिखे, तो मैं उस टाइम आपको इसके लेवल्स बता दूंगा। अगली कंपनी है ट्रैक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, टेक कंपनी है ये। आज के दिन अराउंड 0.2% की तेज़ी इसमें दिखाई दी है, बहुत छोटी कंपनी है। इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो में आके चेक करेंगे तो लॉन्ग रन में यहाँ तो कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन FIA और DIA दोनों ने अपने स्टेक को थोड़ा कम किया है, जो कि पब्लिक के पास गया है। तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा बहुत और नीचे गिरना चाहिए। पीई रेशियो अगर हम लोग चेक करेंगे तो ये अपने मीडियन के पास में ही है, ठीक है, पीई जो है अपने मीडियन के पास है, तो इसके हिसाब से तो ये कोई ख़राब लेवल नहीं है। और इसका प्राइस हम लोग चेक करेंगे तो ये काफ़ी अच्छा इसमें मतलब तेज़ी दिखा रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से अगर ये कंटिन्यूसली ऊपर जाता है तो अराउंड 155-150 के आसपास के इसके प्रॉफिट बुकिंग के लेवल्स हैं, मतलब काफ़ी अभी इसमें स्कोप बाकी है ऊपर के लिए।
लेकिन अगर किसी भी रीज़न से नीचे गिरता है तो 100 के नीचे इसे दोबारा डिस्कस करना बनता है न्यू एंट्रीज़ के लिए, ठीक है। अगर किसी को न्यू एंट्रीज़ करनी है तो इसके नीचे अगर ये जाता है तब इसको दोबारा डिस्कस किया जा सकता है। अगला स्टॉक है एसकेपी बियरिंग इंडस्ट्रीज़, जिसमें आज के दिन 12% के आसपास की तेज़ी दिखाई दी है। और मुझे ऐसा पर्सनली लगता है इसका डेली कैंडल चार्ट देख के कि ये शायद आगे के कुछ दिनों में नीचे गिरेगा। कितना गिरेगा वो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन गिरेगा ज़रूर, क्योंकि ये हमारे जो बॉलिंजर बैंड है, अपर बॉलिंजर बैंड, उसके बाहर में इसकी बॉडी बनी हुई है, ठीक है। नॉर्मली मैं बोलता हूँ इसके बैंड के बाहर कोई चले जाता है कैंडल तो उसको वापस आना रहता है थोड़ा बहुत बैलेंस आउट करने के लिए, लेकिन ये तो बॉडी ही बाहर बना रहा है, तो गिरेगा ज़रूर ये। लेकिन हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ना गिरे, तो ये मत सोच लेना कि यहाँ पे मैं इसका प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ और निकल जाता हूँ, है ना। अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने वाले हो तो अच्छी कंपनी मुझे दिखाई देती है। छोटी कंपनी है, माइक्रो कैप है, तो लॉन्ग टर्म का होल्ड करके रखोगे तो आपको शायद बहुत बड़ा मल्टीबैगर ये बना के दे दे, क्योंकि प्रोमोटर्स भी इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बनाए हुए हैं और डेट फ्री काइंड ऑफ कंपनी है ये, ठीक है। पीई रेशियो भी चेक करेंगे तो पीई रेशियो जो है इसका मीडियन के नीचे इसका पीई बना हुआ है। ईपीएस जो है काइंड ऑफ सेम लाइन में चल रहा है या थोड़ा बहुत ऊपर ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो मुझे इसमें कोई ख़राबी नहीं दिख रही। बाकी इसकी प्राइस की बात करें तो यहाँ पे अगर मैं एंट्री करना इसमें चाहूँगा तो मैं 200 के लेवल के नीचे कहीं पे भी एंट्री करना चाहूँगा, अगर मुझसे ये मिस हो गया है तो। अगर आपके पास इसकी होल्डिंग ऑलरेडी रखी हुई है तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत प्रेशर जो है आप 310 के आसपास में देख सकते हो, लेकिन अगर आप इसमें कॉन्फिडेंट हो तो आप इसे होल्ड करके कंटिन्यू चल सकते हो। बाकी किसी ने पूछा था ये क्या इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन होल्ड करने की बर्दाश्त होनी चाहिए, है ना, उतनी क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत छोटी कंपनी है तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे चढ़ाव उतार चढ़ाव जो होते हैं वो देखने को मिल सकते हैं। तो इसे लिया है तो लेके भूल जाओ, खाली इसकी न्यूज़ को फॉलो करो कि कोई इसमें धांधली नहीं होनी चाहिए, है ना, बाकी सब कुछ ठीक है। अगला स्टॉक है एम्बर एंटरप्राइजेज इंडिया लिमिटेड। काफ़ी बार ये डिस्कस होता है काफ़ी सारी जगह पे। अब इसका चार्ट अगर चेक करेंगे तो ऊपर नीचे जो भी चलता है इसका, सॉरी ये है इसका चार्ट, और पीई रेशियो के हिसाब से देखेंगे तो अपने मीडियन के आसपास चल रहा है। ईपीएस कोई बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नहीं है, लेकिन रिसेंट टाइम से काफ़ी ऊपर है, और मीडियन के पास ही इसका पीई चल रहा है। तो प्राइस जो अभी इसका चल रहा है वो भी ख़राब नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर मैं इसमें एंटर करना चाहूँगा तो मैं अराउंड 2800 के नीचे जब ये जाएगा तब मैं इसमें एंटर करना चाहूँगा, उससे ऊपर नहीं, ठीक है। तो अभी ये उसके ऊपर चल रहा है, और अगर कोई आप में से इसे होल्ड कर रहा है और प्रॉफिट बुकिंग के लेवल्स जानना चाहते हैं तो अगर ये अच्छा परफॉर्म करते रहता है तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें 4500 के लेवल्स आपको फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं, नियर फ्यूचर में, ठीक है। क्योंकि पिछली बार भी आप देख सकते हैं इस लेवल से अराउंड मतलब 3500 और 4000 के बीच में कहीं पे 3700-800 के आसपास से ये पलटा था नीचे, तो वापस ये पे ऊपर जा रहा है, तो हो सकता है इसको टच करे या इसके भी ऊपर ये चला जाए। मुझे लगता है 4500 ये जाना चाहिए, लेकिन एंट्री के लिए मैं 2800 के नीचे ही इसे कंसिडर करूँगा, इसके ऊपर नहीं। अगला स्टॉक है ओलेक्ट्रा ग्रीन ट्रैक। अब ये इस वीडियो का लास्ट स्टॉक होने वाला है, क्योंकि मुझे थोड़ा काम पे जाना है, तो बाकी स्टॉक अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें 4% की तेज़ी आज के दिन दिखाई दी है। इसे इस साल में हमने कभी डिस्कस नहीं किया, मोस्टली सारे स्टॉक को डिस्कस नहीं किया, तो इसलिए मैं इसके लेवल्स बता दे रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये अभी ट्रेंडिंग कर रहा है हर जगह। तो इसका अगर ऑल टाइम चार्ट देखेंगे तो चार्ट तो इस तरह का है, ऑब्वियसली जो तेज़ी इसमें आ रही है हाइड्रोजन बसेस वगैरह की वजह से, और अभी जो इसमें एंट्री करना है पीई रेशियो के हिसाब से मीडियन जो है वो बहुत नीचे है, ईपीएस तो बहुत तेज़ी से भाग रहा है और पीई बहुत ऊपर बना हुआ है, ठीक है। तो इसके हिसाब से तो कभी ये बोलेगा ही नहीं कि आप इसमें एंटर करो, कभी भी आपको चांस मिलेगा नहीं। और ऐसे नॉर्मली अगर देखना है तो मुझे ऐसा लगता है अगर आप इसे होल्ड करके चल रहे हो ना, न्यूज़ वगैरह की वजह से जब भी आपने इसे खरीदा हो, तो मुझे लगता है 2150 के आसपास में इसमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है, उससे पहले ये भागेगा, ओके। अगर इन केस गिरता है, जैसे मेरे पास भी ये स्टॉक नहीं है, तो अगर ये 1050 के आसपास कहीं आता है, 1100 के आसपास कहीं आता है इस लेवल पे, ठीक है, तो इस लेवल पे मैं इसमें एंटर करने के लिए खुशी खुशी राज़ी रहूँगा, ओके। इसके ऊपर में मुझे थोड़ा रिस्क लगता है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हल्की फुल्की भी नेगेटिव चीज़ आई ना तो इसमें सारे प्रॉफिट बुकिंग करने लग जाएंगे, फिर ये धड़ाम से गिरेगा, ओके। तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा ऊपर में इसमें एंट्री नहीं करने वाला हूँ। अब आपको मैंने प्रॉफिट बुकिंग के भी लेवल बता दिए, और एंट्री करने का जो मेरा पर्सनल कंफर्टेबल जोन है वो भी मैंने आपको बता दिया।
ठीक है। अब आपके कुछ भी अगर स्टॉक्स की डिमांड है डिस्कस करने की, तो प्लीज़ वीडियोस के कमेंट में लिखना, टेलीग्राम में मत लिखना। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में।